कल हम इनएडिक्वेसी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। यस मैम। समझ में आई इनएडिक्वेसी क्या क्या थी, कहाँ कहाँ का क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो गया था? स्क्रीन विजिबल हो रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इनएडिक्वेसी क्या क्या थी, कहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो गई थी। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स आई थी। क्लासिकल फिजिक्स कुछ फिनोमिना ऐसे थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उन फिनोमिना को क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन किया था बाय गिविंग सम हाइपोथेसिस। सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसने क्या दिया था, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन कुछ जगह ये फेल हो गई थी। वो ड्रॉबैक क्या थी वो देखते हैं हम। जो पहली जो ड्रॉबैक थी, जो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने क्या दिया था, क्वांटाइजेशन रूल दिए थे एटॉमिक ऑर्बिट के। तो वो जो रूल दिए थे क्वांटाइजेशन रूल एटॉमिक ऑर्बिट के, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। वो सिंपली एक ऐसे वर्बली जैसे उसने बोल दिए, ठीक है। तो उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने की वजह से जो क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स है वो फेल हो जाती है। सेकंड, जो बोहर ने पोस्टुलेट दिए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मूव कर सकते हैं और स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हुए वो एनर्जी कोई रेडिएट नहीं करेंगे। तो ये भी जो एक्सप्लेनेशन थी ये भी सिंपली उसने एक थ्योरेटिकल वे से बता दिया। इसका कोई इंपिरिकल ऑब्जर्वेशन नहीं था, मींस इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं था। थर्ड जो डिफिकल्टी थी जहां पर क्वांटम मैकेनिक्स फेल होती है वो क्या थी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को तो एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन जो हाइड्रोजन के जो नेक्स्ट एटम होते हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इसमें भी क्या हो जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है, फोर्थ फेलियर था क्वांटम मैकेनिक्स का, वो क्या था कि ये एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो उसमें उन स्टेट जो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो ट्रांजिशन होता है, एनर्जी का ट्रांजिशन होता है। तो उन ट्रांजिशन को भी क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। नेक्स्ट जो फेलियर था, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और जो लास्ट जो फेलियर था इसका कि इट कुड नॉट बी अप्लाइड टू अनहार्मोनिक सिस्टम। ये हार्मोनिक सिस्टम को तो एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन जो अनहार्मोनिक सिस्टम होते हैं, अनहार्मोनिक सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है इक्विलिब्रियम सिस्टम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेस्टोरिंग फोर्स। तो उन ये तो क्या थे आपके हार्मोनिक सिस्टम, जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है इक्विलिब्रियम सिस्टम से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेस्टोरिंग फोर्स। तो हार्मोनिक सिस्टम को तो ये एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन अनहार्मोनिक सिस्टम में जहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है प्रोपोर्शनल नहीं होती रेस्टोरिंग फोर्स की, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो फेलियर था इसका, स्कैटरिंग फिनोमिना जो वेव से रिलेटेड है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ फेलियर थी। उसके बाद इन फेलियर को एक्सप्लेन करने के लिए 1925 में डी ब्रोगली आया था, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या बताया, जैसे ऊपर जो हमने पढ़ा था कि कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या बताते हैं, कब कैसे एक्सप्लेन किए थे ये, जब हम रेडिएशन के कैसे नेचर को कंसीडर करते हैं, पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं, तो तभी हम इन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है।
तो 1925 में डी ब्रोगली आया था। डी ब्रोगली ने क्या बताया, जैसे वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है वैसे ही पार्टिकल को वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जो नेचर है वो सिमेट्री को पसंद करता है। नेचर में क्या होती है, सिमेट्री होती है। जैसे एक फोर्स के अपोजिट क्या होता है, अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो पार्टिकल को भी कैसा बिहेव करना चाहिए, वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। और वो हम देख भी चुके हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट है ये हमें क्या बताते हैं, लाइट का कैसा नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है। जबकि जो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है ये हमें लाइट के वेव नेचर के बारे में बताते हैं। जबकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट है, इनको हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, बाय कंसीडरिंग द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द रेडिएशन। हमने क्या माना था, जो रेडिएशन है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है और हर एक फोटोन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड उसकी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो जो मैटर और रेडिएशन के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर पाए थे बाय कंसीडरिंग द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द रेडिएशन, और क्या कह सकते हैं, वेव। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट है वो क्या करती है, समटाइम्स पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और समटाइम्स वेव की तरह बिहेव करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट है उसका दोहरा कैरेक्टर है, मीन्स जो लाइट है ड्वेल नेचर और ड्वेल नेचर। उसके बाद हमारे पास आए थे कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे, जैसे विल्सन का क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट, जो हमें क्या बताता है, पार्टिकल बिहेवियर बताता है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स का। इसी तरीके से E/m रेशो यानी कि जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट था वो भी हमें क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका कैसा बिहेवियर होता है, पार्टिकल बिहेवियर होता है। तो इसी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए लुइस डी ब्रोगली ने 1925 में क्या सजेस्ट किया कि जिस तरीके से लाइट दोनों प्रॉपर्टी को शो करती है, मींस समटाइम्स वो वेव की तरह बिहेव करती है और समटाइम्स पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इसी तरह जो मूविंग पार्टिकल है वो भी क्या करेंगे, कुछ टाइम्स वेव की तरह बिहेव करेंगे और कुछ टाइम्स पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, मींस उनका भी क्या होगा, वेल कैरेक्टर होगा। तो इसी के बेसिस पे उसने क्या दी थी, एक हाइपोथेसिस दी थी। उसने क्या कहा कि मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। उस वेव को उन्होंने नाम दिया था डी ब्रोगली वेव, और हर एक वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को उन्होंने नाम दिया था डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर p इज द मोमेंटम दैट विल be equals to product of mass and velocity. So lambda is equals to h upon mv. यहां से हम देखें स्टूडेंट इक्वेशन 1.22 से, यहाँ से हम इक्वेशन 1.22 से देखें तो जो वेवलेंथ है वो क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मींस mv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जो क्या बताता है हमें, जो पार्टिकल का मोमेंटम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। समझ में आया यहाँ से? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. हाइपोथेसिस दी थी। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जैसे वेव दोहरा कैरेक्टर शो करती है कि वो कुछ टाइम वेव, जैसे लाइट दोहरा कैरेक्टर शो करती है वो कुछ टाइम वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ टाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, ऐसे ही पार्टिकल भी क्या करते हैं, ड्वेल कैरेक्टर को शो करते हैं कि वो कुछ टाइम पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे और कुछ टाइम वेव की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इसी का उन्होंने इस जो वेव एसोसिएट होगी पार्टिकल के साथ, उन्होंने क्या नाम दिया था, उस वेव को मैटर वेव दिया था। और उसकी जो वेवलेंथ थी वो क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उस डी ब्रोगली वेवलेंथ के एक्सप्रेशन को उन्होंने कैसे फाइंड किया, कितनी होगी वो वेवलेंथ पार्टिकल के साथ जो एसोसिएट होगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेडिएशन थ्योरी का यूज किया। जो रेडिएशन हो किससे मिलके बनी हुई है, फोटोन से मिलके बनी हुई है, और फोटोन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है म्यू। तो उसके कोरस्पॉन्ड उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय ए नंबर, जिसको उन्होंने नाम दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट। जो एनर्जी होगी फोटोन की वो क्या होगी, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, अगर हम फोटोन को पार्टिकल की तरह ट्रीट करें तो उस पार्टिकल का मास हमने मान लिया m और एनर्जी हमने मान ली क्या होगी, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर।
क्या कहता है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, mc स्क्वायर के। यहां से हम इन दोनों एनर्जी को इक्वेट करते हैं तो क्या आता है आपके पास h म्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, तो mc किसके इक्वल आ गया यहाँ से h म्यू डिवाइडेड बाय c। और यहाँ से क्या आ गया, लैम्डा को हम लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा किसके इक्वल होता है c बाय म्यू के। तो mc किसके इक्वल आ गया h अपॉन लैम्डा के। यहाँ पर mc क्या है, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द फोटोन। वेलोसिटी ऑफ द फोटोन क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि जो फोटोन है वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो भैया शोर मत करो। तो मोमेंटम क्या हो गया फोटोन के यहाँ से m इंटू सी। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करें तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया h अपॉन mc। और mc क्या बन गया यहाँ पर, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये जो लैम्डा है ये किसकी वेवलेंथ हमें पता है, पार्टिकल की वेवलेंथ तो होती नहीं, इसका मतलब पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसकी वेवलेंथ कितनी हुई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, तो डी ब्रोगली की ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी, एप्लीकेबल है किसके लिए, रेडिएशन के लिए भी और पार्टिकल के लिए भी। ठीक है, अगर हम मूविंग पार्टिकल का मास कंसीडर करें और वो क्या माने कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, दैट विल बी इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर मैटर पार्टिकल लेंगे। मैटर किससे मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से। तो जो यहाँ पर पार्टिकल लेंगे हम वो कौन से होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होगा और क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये था आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसके साथ पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसका एक्सप्रेशन। ये जो नेक्स्ट मेथड का रखा है ये क्या है, जो साई फंक्शन के टर्म में दिखा रखा है, ये अल्टरनेटिव मेथड है। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, तो आप ऊपर वाला कर लेना। इसमें समझ में आया यहाँ तक? Yes, ओके ma'am. मैम। उसके बाद आपको कहां से बताना है, वहां तक लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p डेरिवेशन करने के बाद आपको कहां से दिखाना है कि ये जो इक्वेशन 1.31 है इससे आगे वाला पोर्शन उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यहां से फर्दर इफ से। ओके, वो जो ऊपर बता रखा है वो अल्टरनेटिव मेथड है कि लैम्डा को हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं और लैम्डा को हम सिंपली पार्टिकल और वेव कैरेक्टर कंसीडर करके भी प्रूव कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p आया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बताना है, अगर हम माने कि E बी द एनर्जी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर हम उनकी एनर्जी E माने, ठीक है, और वो एनर्जी मास एनर्जी रिलेशनशिप से कैलकुलेट करें, रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करें इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो वो किसके इक्वल आती है, मोमेंटम किसके इक्वल होती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी किस मोमेंटम किसके इक्वल आया, √2m e। जब ये वैल्यू हम किस में पुट करें, डी ब्रोगली वेवलेंथ वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, वो क्या थी आपकी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ से हमने p को कैलकुलेट कर लिया, p किसके इक्वल आ गया आपका √2me। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लैम्डा किसके इक्वल आता है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2me। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है उसकी, E इज इक्वल टू qv, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेशन क्या बन जाता है यहाँ पर, E की जगह पुट कर दो E इज इक्वल टू qv, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया आपका, h अपॉन √2m qv के इक्वल आ गया। ये समझ में आया वेवलेंथ का रिलेशन। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिज्म। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझ में आ गया आपको? हेलो, यस मैम। उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया मैम। यस मैम। आगे चलें?
ये तो देखो डी ब्रोगली ने सिंपल एक हाइपोथेसिस दी थी कि हर एक पार्टिकल के साथ क्या मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होगी। उस वेव को उन्होंने नाम दिया था मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, और उस वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, वो क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। वो उस वेवलेंथ को उन्होंने क्या नाम दे दिया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये सिंपल उनकी थ्योरी थी। उस थ्योरी को आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने दिया था, डेविसन और जर्मर ने। डेविसन और जर्मर ये दो क्या थे, दो फिजिशियन थे। इन्होंने 1927 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको निकल के क्रिस्टल से स्कैटर करवाया। तो जो स्कैटरिंग फिनोमिना था वो कैसा दिखाई दे रहा था, डाइफ्रैक्शन फिनोमिना की तरह दिखाई दे रहा था। और हमें पता है जो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना है वो किसका होता है, वेव का होता है। तो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह। ठीक है, इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था स्टूडेंट्स, वो क्या था उनका, उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने क्या किया, एक टंगस्टन का फिलामेंट, जो यहाँ पर एफ दिखाई दे रहा है, एफ क्या है यहाँ पर, टंगस्टन का फिलामेंट है, उसको एक लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रही है, G1, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, वो क्या होगा, थर्मोआयनिक एमिशन होगा। जब यहाँ पर देखो, जब हम क्या करते हैं, इस फिलामेंट को हीट करेंगे तो क्या होगा, थर्मोआयनिक एमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन बीम एमिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको किससे कनेक्ट कर रखा है, हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, करंट पास होगा। करंट पास होने से क्या होगा, जो फिलामेंट है वो हीट हो जाएगा, और थर्मोआयनिक एमिशन के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। और आफ्टर एमिशन थ्रू द स्लिट S1 और S2 से हमें क्या मिलेगा, एक फाइन बीम मिलेगा। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत हाई होगी, एक्सेलरेटेड बीम मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन गन का जो S2 है वो किससे कनेक्ट कर रखा है, हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और जो फिलामेंट है वो हाई टेंशन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ से एक्सेलरेट हो जाएंगे थ्रू हाई पोटेंशियल डिफरेंस से। जब ये फाइन बीम स्लिट S1 और S2 से पास होगा तो हमें फाइन बीम मिलेगा, और ये फाइन बीम जब निकल के टारगेट के ऊपर हम इंसिडेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। ठीक है, तो स्कैटरिंग बीम को मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक काउंटर लगा रखा है। वो क्या कर सकता है काउंटर, ये जो स्केल दिखाई दे रहा है, स्केल के ऊपर मूव कर सकता है। तो जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम क्या होंगे, स्कैटर होंगे एक पर्टिकुलर एंगल के लिए, तो काउंटर के अंदर वो क्या होते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे। ठीक है, अब काउंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम इकट्ठे हो गए तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा रखा है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब जब हम लो टेंशन बैटरी से फिलामेंट को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं थ्रू ए हाई पोटेंशियल से। ठीक है, मींस उनकी जो वेलोसिटी होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन गन से एमिट होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, हमें नॉन होगी। वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, ये जो हाई टेंशन बैटरी लगा रखी है इससे पता कर सकते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट S1 और S2 हमें क्या मिलेगा, फाइन बीम मिलेगा। जब ये फाइन बीम किसके ऊपर इंसिडेंट होगा, निकल के टारगेट के ऊपर। निकल का क्रिस्टल जो है बेटा, उसमें क्या है, प्लेन से बहुत सारे प्लेन है, उनको एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो जब वो निकल के क्रिस्टल के ऊपर फॉल होंगे तो वहां से क्या होंगे, अलग अलग एंगल के ऊपर डाइफ्रैक्ट होंगे। ठीक है, फिर उन बीम को अलग अलग एंगल के ऊपर जो स्कैटर्ड हुए हैं उनको मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या लगा रखा है, एक फैराडे सिलेंडर बना रखा है जो काउंटर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को काउंट करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बीम काउंट करने के बाद यहाँ पर कितना करंट प्रोड्यूस हुआ उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम क्या होंगे, अलग अलग इंटेंसिटी से स्कैटर होंगे। तो उनकी इंटेंसिटी को मेजर कर लिया जाएगा। फिर हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर वो कितना था, इसके अंदर
54 वोल्ट के लिए एट पर्टिकुलर पोटेंशियल 54 वोल्ट और एट पर्टिकुलर एंगल थीटा इक्वल्स टू 65 डिग्री जो इंटेंसिटी थी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। और जो पैटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मिला वो कैसा दिखाई दे रहा था, डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दे रहा था। तो जब हमने डाइफ्रैक्शन पैटर्न के फिनोमिना से वेवलेंथ को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द ब्रैग लॉ क्या किसके इक्वल होता है, ब्रैग कंडीशन क्या होती है, sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, ये डाइफ्रैक्शन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम से हमें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डाइफ्रैक्शन फिनोमिना दिखाई दिया, तो डाइफ्रैक्शन फिनोमिना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। d क्या है यहाँ पर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जो निकल के क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक प्लेन है उनके बीच का स्पेसिंग वो कितना होता है, ये फिक्स होता है, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होगा। वो यहाँ पर कितना है, 0.91 एंगस्ट्रॉम। और एक पर्टिकुलर एंगल 65 डिग्री के लिए हमें कैसा पैटर्न दिखाई दिया था, डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दिया था। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 65 पुट कर देंगे। ठीक है, और डी हमने पुट कर दिया 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमने जो वेवलेंथ कैलकुलेट की वो आई थी हमारी 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो हम डी ब्रोगली के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं वो वेवलेंथ आई थी हमारी 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से क्या पता चला, जो डी ब्रोगली ने रिलेशन दिया था वेवलेंथ का और जो हमने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल बिहेवियर को कंसीडर करके एक्सप्लेन किया है, वेवलेंथ कैलकुलेट किया है, तो वो दोनों क्या आए थे, इक्वल आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैटर पार्टिकल है उनके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है और उस वेव की एक वेवलेंथ होगी, दैट वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को। उन्होंने क्या कहा, जो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि पार्टिकल के साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आया? यस क्या समझ में आया? देखो, जब हमने यस के पार्टिकल बिहेवियर को कंसीडर किया तब वेवलेंथ कितनी आई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जब हम उसके वेव बिहेवियर को कंसीडर करते हैं तब वेवलेंथ आई थी हमारी 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल आई। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या थी, एक वेव एसोसिएट थी जिसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। तो यहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आया था स्टूडेंट्स, इसी टर्म में जीपी थॉमसन आया था, उन्होंने भी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, देखो ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। यहाँ पर क्या है, F एक फिलामेंट है जिससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। C क्या है, यहाँ पर कैथोड का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो A दिखाई दे रहा है ये किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो कैथोड और एनोड के बीच उन्होंने क्या किया, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाया। ठीक है, जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट होते तो उनको एक्सेलरेट किया थ्रू ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 10,000 से 60,000 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट किया। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट, ये क्या स्लिट है, तो स्लिट से पास होने के बाद उनको एक गोल्ड की थिन फॉयल के ऊपर इंसिडेंट करवाया। जो गोल्ड की थिन फॉयल थी उसकी थिकनेस थी 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो गोल्ड की फॉयल से क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन S है उसके ऊपर हमें कंसेंट्रिक रिंग मिलती है। और कंसेंट्रिक रिंग किसकी वजह से मिलती है, हमें डाइफ्रैक्शन फिनोमिना की तरह। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो गोल्ड की फॉयल से क्या हो जाते हैं, डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और डाइफ्रैक्शन फिनोमिना किसका होता है स्टूडेंट्स, वेव का होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई दिया रिंग की फॉर्म में, जो किसका होता है, वेव का होता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो पैटर्न था इससे वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, उन्होंने वेवलेंथ को कैलकुलेट किया इन टर्म ऑफ द रेडियस ऑफ द रिंग। यहाँ पर ये रिंग पैटर्न बना हुआ है, तो इनकी रेडियस की टर्म में उन्होंने वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। इसके लिए उन्होंने क्या माना, इसके लिए उन्होंने एक एबी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को किसके ऊपर इंसिडेंट किया, एक पर्टिकुलर बीम कंसीडर कर लिया AB।
उसको उन्होंने फॉल किया गोल्ड की फॉइल के ऊपर। यहाँ से जो बीम है वो थीटा एंगल से क्या हो जाता है, डाइफ्रैक्ट हो जाता है और फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर ई पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है। ठीक है, ई पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगा थीटा एंगल से। तो यहाँ पर हमने सी है जो सेंटर पॉइंट है और जो ई है उसके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया आर। ठीक है, तो यहाँ से जब टेन थीटा को कैलकुलेट करते हैं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आर, बेस कितना हो गया डी। डी क्या है यहाँ पर, गोल्ड फॉइल और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आया स्टूडेंट्स आपके पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू r बाय डी। एस थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर तो आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन ये जो थीटा है ये क्या है, स्मॉल एंगल है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा को अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू r बाय डी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r को मेजर कर ले और डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कितने एंगल से स्कैटर हुआ। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ब्रैग कंडीशन अप्लाई करते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। और यहाँ पर ये जो d है ये क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जो निकल का क्रिस्टल है उसमें क्या है, एटॉमिक प्लेन है और एटॉमिक प्लेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल d। ये भी हमें क्या होगा, नॉन होगा। ठीक है, तो फॉर थीटा इज स्मॉल यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d। ठीक है, यहाँ से हम d को कैलकुलेट कर सकते हैं। d हमें नॉन होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग गिवन होगा आपके पास। ठीक है, थीटा आप कैलकुलेट कर लिया आपने ऊपर रेडियाई फाइंड करके। तो हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को थीटा की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बीम फोटोग्राफ गोल्ड के फॉल के ऊपर स्ट्राइक करता है तब तक तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। जब वो स्ट्राइक हो जाता है गोल्ड की फॉइल से तब वो किसके डाइफ्रैक्शन पैटर्न को शो करता है और किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, हेलो, यस मैम। समझ में आया यहाँ से? यस मैम। ठीक है, तो ये थी बच्चों डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आपको आज यहाँ तक ही करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना मेरे पास। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, ओके।